Hello everyone. Today we are going to have a discussions on conservations of momentum and conservations of momentum के बारे में अगर आप जानना चाहें तो सबसे पहली बात आप न्यूटन सेकेंड लॉ को याद करें. What does the statement of the Newton second law says that F external force acting on a body, F external, ठीक है, net external force, ठीक है, this was net external force acting on a body is equal to rate of change in momentum dp by dt. This was Newton second laws. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ रेफर टू माई वीडियोज़ on Newton second law and you will find the extensive concept on this topic. So this was the Newton second laws. Okay, Newton second law था ये. अब आप देखिए ये जो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट मतलब इक्वेशंस है, ये क्या कह रहा है. इट सेज दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a particle, on a system, on a body is equal to the rate of change in the momentum of that particular system, that particular body. So if the net external force this is equal to 0, अगर उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है उस केसेस में हमारा क्या होगा, तो उस केसेस में हमारा dp बाई dt जो है वो क्या आएगा, dp बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इट रिड्यूसेस टू 0. और किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर 0 है इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट है, मतलब मोमेंटम p इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. दिस इज व्हाट यू विल कॉल as a conservation of momentum equation of the conservation of momentum. This is equation of conservation of momentum. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ का ही एक स्पेशल केस में कंसीडर हुआ. न्यूटन सेकेंड लॉ ने कहा रखा है मुझे कि एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, ऑन ए बॉडी इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0 देन dp by dt is equal to 0. It means that the momentum is constant with respect to time. So this is, अगर आप सिंपली कहें तो this is the conservations of momentum. अब इसी चीज़ को स्टेटमेंट में डिफरेंट ढंग से जो है तो कहा जाता है. So you can refer to my first statement which already I have written on the board that if no external force act on an isolated closed system. इस टर्म को पहले समझे. आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम का क्या मतलब हुआ. आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम कर ही नहीं रहा. व्हेन यू से दैट अ सिस्टम इज आइसोलेटेड इट इज आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एंटिटी. कहने का मतलब ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम अगर आपने कह दिया आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब क्या हो गया कि बाहर से उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. F एक्सटर्नल जो है वो 0 हो गया, ठीक है, उसका F एक्सटर्नल 0 हो गया. और जब आप बोलते हैं क्लोज्ड है वो सिस्टम, मतलब क्लोज्ड मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड सिस्टम, इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास मतलब कि सिस्टम का मास कांस्टेंट रहेगा. तो कहा जा रहा है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन आइसोलेटेड क्लोज्ड सिस्टम, मतलब एक आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. याद रखिए टाइम के रिस्पेक्ट में उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, जो सिंपली इस स्टेटमेंट से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है. जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर दिया तो मोमेंटम मेरा कांस्टेंट आ गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और इसीलिए जब भी आपने एक्सटर्नल फोर्स 0 किया इट मीन्स योर सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है. इसी बात को जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लगाएंगे, क्योंकि ये तो था कि इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगा दिया, लेकिन सपोज यू हैव अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के केस में सपोज करिए
इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कहने का मतलब है कि जैसे सपोज करिए हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, सपोज यू हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उन सभी पार्टिकल्स पे जो फोर्स लग रहा है उसका नेट समेशन जीरो है। मतलब इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, सपोज करिए कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वी हैव ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, और इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं F1, ठीक है, F2, F3 और ऐसे करके Fn, अगर ये ज़ीरो है, ठीक है, सो इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो। फिर से समझिए, ये जो F1, F2, F3 जो बोले, मैंने बोला कि सम ऑफ द नेट फोर्सेस सिस्टम पे दो तरह के होते हैं। एक फोर्सेस मैंने बता रखा है कि एक फोर्सेस होता है एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहर से सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा होता है जो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करके जो फोर्स क्रिएट करता है उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। आपको पता है कि इंटरनल फोर्सेस को जब आप सम करते हैं, किसी सिस्टम के अंदर जितने इंटरनल फोर्सेस हैं उसका जब आप समेशन निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ज़ीरो हो जाता है किसी सिस्टम का। क्यों? क्योंकि जब आप सम करते हैं तो उस सम में एक्शन और रिएक्शन दोनों पार्ट इंटरनल फोर्सेस के इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसका समेशन ज़ीरो हो जाता है। और अब अगर आप बात कर रहे हैं कि इफ़ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो नेट फोर्स मतलब सम ऑफ द फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस तो ऑब्वियसली ज़ीरो हो गया, और इसका मतलब अगर आप नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या बात कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स की ही बात कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द नेट इंटरनल फोर्सेस तो नेचुरली जीरो हो जाएगा सिस्टम का। तो इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, मतलब जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn की वैल्यू अगर जीरो है, देन द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब रिमेन्स कॉन्जर्व्ड। मतलब अगर सम ऑफ द फोर्सेस जीरो है तो जो पार्टिकल का मोमेंटम होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 और ऐसे करके Pn, ये क्या होगा, ये आपको क्या होगा यहाँ पे, ये कांस्टेंट होगा, मतलब कंजर्व्ड क्वांटिटी होगा। तो आप इस इक्वेशन से क्या डिराइव कर सकते हैं कंक्लूजन, कि देखिए सम ऑफ द मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा, बट इंडिविजुअल मोमेंटम में चेंजेस, मतलब P1 की वैल्यू बढ़ेगी तो उसी रिस्पॉन्स में P2 की वैल्यू घटेगी। उनका मेन जो नेचर क्या है कि सम ऑफ द मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इंडिविजुअल मोमेंटम में वैरी विद इन अ सिस्टम, ठीक है। तो बस आपने समझा कि जब आप सिस्टम पे जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो इफ़ द सम ऑफ द नेट फोर्सेस एक्टिव इन अ सिस्टम इज जीरो, देन द सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये आपने समझा दूसरा स्टेटमेंट। अब आइए थर्ड स्टेटमेंट का, कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी अप्लाइड टू ए सिंगल पार्टिकल, टू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल और इवन टू ए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल। ये जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है, ये एक सिंगल पार्टिकल पे भी इक्वली वैलिड है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसे आपने देखा कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस केस में भी वैलिड है, और इवन यू कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। मतलब जैसे यहाँ मान लीजिए कि इतने पार्टिकल है तो इसका एक वर्चुअल सेंटर ऑफ मास निकलेगा, उस पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। वी आर जस्ट अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन ए पार्टिकल और ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ओके। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या होता है, मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको पता है कि आपका मोमेंटम एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि मोमेंटम P होता है वो P इक्वल टू mv होता है, मतलब उसमें वेलोसिटी जो है वो आ जाता है। आपका क्या है, तो मोमेंटम इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी,
और वेलोसिटी क्या है, तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो जब ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया तो मोमेंटम भी आपका क्या हो गया, तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया। ये डिस्कस कर रखा हूँ मैं मोमेंटम के बेसिक में, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया। तो जब मोमेंटम आपका फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करेगा। कहने का ये मतलब है कि सपोज करिए कि आपका कोई यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, सपोज ये बॉडी है और दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी सपोज करिए v है, सपोज करिए। अब यहाँ पे एक बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा होकर के जब इसकी वेलोसिटी v दिखती है, और एक आदमी जो कार में जा रहा है, ठीक है, ये आदमी कार में ट्रेवल कर रहा है, ये u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इसकी मोमेंटम, अगर इसका मास m है तो इसको लगेगा इसका मोमेंटम कितना है, p = m/v। और इसमें बैठे हुए ऑब्जर्वर को इसका मोमेंटम क्या लगेगा, तो p' = m यहाँ पे v माइनस यहाँ पे u। क्यों, तो दोनों के रिस्पेक्ट में चूंकि वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की अलग अलग पाई जाएगी, इसलिए दोनों के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी अलग अलग होगा। बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी उतना ही पोटेंशियल से अप्लाई कर सकता है जितने पोटेंशियल से ये अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम आइसोलेटेड हो और क्लोज्ड मास का हो। ठीक है, आइसोलेटेड एंड क्लोज मास का हो, तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनके लिए भी वैलिड है, इस ऑब्जर्वर के लिए भी वैलिड है और इस ऑब्जर्वर के लिए भी वैलिड है, बशर्ते कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, और क्लोज्ड है, मतलब कि इसका मास जो है सिस्टम का, वो टोटल मास कंजर्व्ड है, वो वैरी नहीं कर रहा है। तो आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट लॉ है, हर फ्रेम में वो अप्लाई होगा। हाँ, इसके लिए जो मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व रहनी है उसकी वैल्यू अलग होगी। इस ऑब्जर्वर के लिए जियो मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू कंजर्व रहनी है उसकी वैल्यू अलग होगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व्ड दोनों के रिस्पेक्ट में रहेगा, बशर्ते इस ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो और ये ऑब्जेक्ट का मास नहीं डिक्रीज हो रहा हो या नहीं इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट मास का बॉडी रहेगा। ठीक है, तो आपने ये जाना कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन सभी चीज़ों को हम लोग प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा देखिए, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू द न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशंस। मतलब कि जो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम है वो न्यूटन थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक ही दूसरे से डिराइव होते हैं। इसको समझते हैं हम लोग जो है सो कैसे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सपोज करिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी हैव टू ऑब्जेक्ट, ये हमारा दो ऑब्जेक्ट है, ये मास हो गया m1, ये मास हो गया m2, ठीक है। तो इनका मोमेंटम जो है, और ये क्या है, आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बाहर से इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, F एक्सटर्नल जो है वो क्या है, 0 है। तो मोमेंटम इस सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो मोमेंटम इसका मोमेंटम सपोज करिए P1 आया प्लस इसका मोमेंटम सपोज करिए P2 आया, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज, सम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। ओके, अब आप देखिए कि चूंकि इनिशियली जो मोमेंटम है वो 0 है, ठीक है, तो अब इस तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब मोमेंटम बराबर क्या होता है, तो m इंटू v1 प्लस m1 इंटू v1 m2 इंटू v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए, जब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और आपका यदि दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा, आप लिखोगे m1 यहाँ पे dv1/dt प्लस m2 dv2
बाई डी टी, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे इसको जब उधर ले जाएंगे तो m1 और डी वी वन बाई डी टी क्या हो गया, तो a1 हो गया, एंड दिस इज प्लस m2 एंड डी वी टू बाई डी टू a2 हो गया इज इक्वल टू 0। मतलब m1 इंटू a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 इंटू a2। मतलब क्या चीज़ कि m1 इंटू a1 क्या हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन m1, जिसे इसको सब लोग F1 हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन m1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन F2। मतलब अब देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली में क्या है, तो एक्शंस और रिएक्शंस पेयर है, ठीक है। F1 एंड F2 आर जस्ट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उससे आपने न्यूटन थर्ड लॉज को डिराइव कर लिया, और अपोजिटिवली आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट को डिराइव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यही था कि कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशंस। और तीसरी बात कि ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ये यूनिवर्सल लॉ है। मतलब ये जो लॉ है इट अप्लाइज टू अ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल बोथ। ये लॉ जितना एटम्स या एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और क्वार्क के लेवल पे वैलिड है, उतना ही आपको मतलब आप कह सकते हैं जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे आपके प्लैनेट्स है, बड़े बड़े मासेस हैं, उस पर भी उतना ही वैलिड होता है, ठीक है। सो इट इज़ दस कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल लॉ बिकॉज इट अप्लाइज टू एनी लेवल, और एक्यूरेटली जो है सो मतलब ये सही है सब केसेस में। जहाँ आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट फेल हो जाते हैं वहाँ ये बिल्कुल सही ढंग से जो है सो वहाँ अप्लाई होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। हर फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स हो, जो भी फिजिक्स हो। अब दूसरी बात जो एक जानने की ज़रूरत है कि ये जो लीनियर मोमेंटम का जो मॉडल है किसी सिस्टम का, उसको हम पढ़ते क्यों हैं, वाई आर वी स्टडिंग। जब हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ ही लिया तो वो तो सफिशिएंट था मुझे ये चीज़ डिस्क्राइब करने में, किसी भी सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने में। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि व्हाई वी आर स्टडिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंसेप्ट। सपोज करो कि एक बॉम्ब है, दिस इज़ अ बॉम्ब, ओके, दिस इज़ ए बॉम्ब, और इस पे अभी एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये अपने इंटरनल केमिकल रिएक्शंस और की वजह से जो फोर्सेस जनरेट होता है उसकी वजह से दो भागों में ये फट जाता है। एक पार्ट का मास m1 हो जाता है, दूसरे पार्ट का मास m2 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चूँकि ये सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं काम कर रहा था तो क्या होगा, आप मान लोगे मोमेंटम कंजर्व है, तो इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, 0 हुआ। और आफ्टर एक्सप्लोजन जो दो टुकड़ा बना, जैसे सपोज करिए ये एक टुकड़ा बना और ये एक टुकड़ा बना, और इसका वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, इसका वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, तो आफ्टर जो कोलिजन होगा तो उनका मोमेंटम तो कंजर्व रहना है। मतलब क्या चीज़, तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। और यहाँ से आप निकाल सकते हो कि m1 v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2, मतलब v1 इज इक्वल टू माइनस m2 बाई m1 और यहाँ पे v2। तो आप ये क्या कंक्लूजन कर रहे हो कि वेलोसिटी जो होगा, बॉम्ब जब एक्सप्लोड किया, जैसे यहाँ बॉम्ब 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड किया था, 2 पार्ट में एक्सप्लोड किया, और तो बम जब एक्सप्लोड किया तो उनका जो वेलोसिटी था, उनके पार्ट्स का वेलोसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस था। ये चीज़ आपने कंक्लूड किया, ठीक है। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या था, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में जो है सो वो बम फट करके मूव किए। तो ये जो चीज़ घटना हुई इसको मैंने लीनियर मोमेंटम से जो डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन क्या इसको F इक्वल टू ma के कंसेप्ट को सिंपली लगा करके हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो इसके अंडर फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड वर्क कर रहा था, वी डोंट नो। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ हमें एडवांटेज देता है किसी भी बॉडी के मोशंस को डिस्क्राइब करने में, ठीक है। वी विल सी नाउ द applications of conservation of momentum, and further we will solve several problems based on the conservation of momentum.